हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है सेविंग करना। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते हैं। जो खंडर घर होते हैं, इसमें कोई नहीं रहता, लोग उसे भूत का घर कहते हैं, उसे ही भुतहा कहते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वे इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। ऐसा क्या है उस पुराने खंडर में जो लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए वो लेटर लिखेंगे वो मंत्री जी को। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। पुरस्थल मतलब होता है साइट, जो आधुनिक पाकिस्तान है। आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें निकाल कर ले गए। उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइनों में बिछा दी। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, क्योंकि उन्हें ईंटें पकी हुई मिल गई, अच्छी अच्छी ईंटें मिली, उन्होंने वहां से निकाली और रेलवे लाइन में लगा दी। उनका काम खत्म हो गया वहां से ही। तो बहुत सारी इमारतें तो उन्होंने तोड़ ही दी थी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। उसके बाद जितनी भी खोजें की गई, मतलब जितनी इमारतें उन्होंने तोड़ी थी, जो बची हुई थी, उनमें खोजा गया, उनकी और भी चीजें मिली, तो उन सभी को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। अगर कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। हमने देखा है कि पुरानी इमारतें जो पुराने घर होते हैं, उनको तोड़ के नए घर बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास कैसी इमारतें थी, जैसे कि ताजमहल हुआ, रेड फोर्ट हुआ, ये देखो ये है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, हमारे पुराने राजाओं ने ऐसा बनाया था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके मतलब होता है नेकलेस, तांबे और उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ठीक है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वियों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। यानी कि जो बड़े बड़े नगर थे, जो ऊंचाई वाले नगर थे, उन्हें नगर दुर्ग कहा गया है, और जो निचले हिस्से में बना था, उन्हें निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंट की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई थी कि हजारों सालों तक वो इमारतें एकदम अच्छी खासी पड़ी थी, जो कि जिनमें से एक भी ईंटें टूटी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात कि इनकी चुनाई बहुत अच्छी तरीके से की जाती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। यानी इनका कहना है कि जो जब कोई अच्छा फंक्शन होता था, तो यहाँ पे जो विशिष्ट नागरिक थे, यानी कि जो बड़े घराने के लोग होंगे या राजा के घर के लोग होंगे, वो यहाँ पे नहाया करते थे। और पानी कहाँ से लिया करते थे? कुएं से भरा जाता था। और जब वो फंक्शन खत्म हो जाता था, तो सारा पानी निकाल दिया जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल में। यह है महान स्नानघर।
देखिए, मैंने बताया ना अभी दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, देखिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर कमरे हैं, ये देखिए इधर-इधर कमरे बनाए गए हैं, ताकि लोग नहाने के बाद ड्रेस चेंज कर सकें। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ज़्यादातर घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएँ भी होते थे। कई नगर में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जैसे कि हमने अपने घर के आस-पास देखा होगा, जो घर के पास से निकलने वाली नालियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, सड़कों की नालियों से जुड़ जाती हैं, ताकि सारा पानी वहाँ चला जाता है। और वो सारी नालियाँ क्या होती हैं, वो बड़े से नाले में जाके मिल जाती हैं। तो वहाँ सारा पानी चला जाता है, इकट्ठा होता है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह-जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कई 2 अंतर बताओ। ऐसे घर हुआ करते थे ना, 1 कमरा इधर, 1 कमरा इधर, 1 कमरा इधर, जैसे कि हमने अभी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। नगरीय जीवन, ठीक है? हड़प्पा हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। यहाँ के जो शासक थे, जो राजा वगैरह थे, वो क्या करते थे, वो अपने यहाँ के लोगों को दूर-दूर भेजते थे और जो धातु, मेटल हो गए, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मँगवाया करते थे, जो उनके उपयोग की चीज़ें थी। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने-चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। मैंने बताया ना, मनके जिसे कैसे नेकलेस को कहते हैं, तो वो सोने-चांदी या उनके सोने-चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, ऐसा कहा गया है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई हैं। मुहर लगाने वाले लोग। ये देखिए नालियाँ, मैंने बताया ना अभी, देखो नालियाँ घर के पास से जुड़ी हुई हैं, वो जाके बड़े से नाले मिल रहे हैं, देखिए। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री-पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएँ लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों का किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब कोई भी इंसान जब दूसरी जगह जाता है तो वो क्या करता है, वहाँ से कोई ना कोई सामान लेकर आता है। उनकी किस्से कहानियाँ लाता है, बहुत सारी बातें लाता है, तो वो अपने यहाँ पे लेकर आते थे, लोगों को बताते थे। खिलौने लाते थे जो मिट्टी से बने होते थे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। तो ये आपका काम नहीं है। क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते हैं? अब पता नहीं, ये तो इनमें कैसे बता सकता है कोई कि कौन-कौन लोग रहते थे, कौन-कौन लोग नहीं रहते थे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआँ, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। देखिए, लिपियरी उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी का के खिलौने, ये देखिए पक्की मिट्टी के जो पकाए खिलौने होते हैं, पके के, जैसे हमने दिया वगैरह देखे वो पक जाती हैं, तो ऐसे ही ये मिट्टी के खिलौने हैं। ये लिपि जो है, इसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है कि इस पे क्या लिखा हुआ है, और ये देखिए मोहर बनाई गई है। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उस उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के पाट और फल फलक हैं। ठीक है, ये देखिए मन के नेकलेस हो गए, सबसे आकर्षक चीज़ों में देखा गया है इन्हें। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन्हें इन आयातकार पृष्ठ 27 यानी कि पेज नंबर 27 मुहरों पर सामान्य जानवर के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, जैसे अब हम इसे पढ़ते हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चटर पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं बन के
इनमें कई कार्निलियन पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। देखिए इनमें भी छेद किया होगा तभी इन्हें माला बनाई गई है इनकी। मध्य में दाएं पत्थर पर धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें कुछ कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाए गए हैं। देखिए इनकी इनकी जो मूर्ति है इनमें देखिए वस्त्र पहन रखे हैं इन्होंने। इनकी ब्रीड कितनी अच्छी से करी गई, इनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है। तो संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास यानी कि कॉटन की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं कि मतलब उन लोगों को बुनाई कढ़ाई भी बहुत अच्छे से आती थी, जो कि वो करते थे। बुनाई जो और कढ़ाई, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्ची कारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो, पेज नंबर 28 पर चित्र देखो, यही शायद चित्र है कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। ये किसी विशेष के मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। देखिए इनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से बैठाई गई है, इनका नक्शा वगैरह और इनकी ड्रेसअप वगैरह कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है। तो इसे कहा गया है किसी मूर्तिकार का ये काम है जिसने इतने अच्छे तरीके से, इतना आकर्षक तरीके से इनको बनाया है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे या दोनों ही करते होंगे। ये नहीं बताया गया आज तक कि सिर्फ ये पुरुष ही बनाते थे या फिर महिलाएं बनाती थी, या हो सकता है कि दोनों ही बनाती हों। फेयंस फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, धातु या अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल। यानी कि जो प्राकृतिक से जो नेचुरली हमें चीजें मिलती है वो सारी कच्चे माल की होती हैं। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जैसे कि कॉटन हुआ, जो कॉटन किसान उगाते हैं उन्हें कच्चा माल कहा जाता है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसकी बुनाई करते हैं। ठीक है, ये सब करके इससे कपड़ा बनाते हैं। हड़प्पा में लोगों को ये चीजें वहां मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। मतलब ऐसे लोहा, सोना, चांदी ये बाहर के देशों से लाया करते थे अपने देश में। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। काशा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटका, सोना कहाँ से आता था? कर्नाटका से। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीजों की एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? हाँ, मैंने बताया था ना आपको पहिए वाले वाहनों की। लोग क्या करते होंगे, ऐसे पहिया बनाते होंगे, इनके ऊपर सामान रखते होंगे और यहाँ पे कोई खड़ा होता होगा आदमी या जो भी है, वो इसको सामानों को ले लेके जाता होगा। तो इस तरीके से लोग एक जगह से अपने सामान दूसरी जगह ले जाया करते थे। ये मोहर है, जो वहाँ की हड़प्पा सभ्यता की मोहर देखी गई है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाली है फाइंड करके। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे।
पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है? ऐसा पता चलता है कि वहाँ के लोग गेहूँ उगाते थे, जौ उगाते थे, दालें उगाते थे, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता और होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। बच्चों के खिलौना हल आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी ये प्रथा थी कि पुरुष ही हल चलाएंगे, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ तो ये बताया ही नहीं गया है। ठीक है, और ना ही इसमें हड़प्पा के टाइम पे ये बताया गया है कि हड़प्पा के टाइम पे कौन हल चलाता था। ठीक है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। ठीक है, मवेशिया कौन होते हैं? जो भेड़ बकरियों को पालते हैं। ठीक है, वो अपने जानवरों को चारा पानी के लिए बहुत दूर दूर तक ले जाया करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कक्ष के इलाके में खातिर ब्रेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कहाँ बसा था? ठीक है, कक्ष के इलाके में खातिर खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है, लोथल नगर एक ऐसे स्थान पे बसा था जहाँ पे कीमती पत्थर जैसे कि कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, संग और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यह भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। ठीक है, लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं, संभवतः ये यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते थे। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि इस सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसा क्या करते थे वो लोग, जब भी कोई सामान किसी को देते थे तो उस पे गीली जो मोहरें होती हैं उन्हें लगा देते थे, ताकि अगर बीच में उस सामान को कोई भी उसे ओपन करता था, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो सील तो टूट जाएगी, इसलिए वो गीली सील लगाया करते थे। सभ्यता के अंत का रहस्य, कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। यानी कि मोहर का प्रयोग और बाटों का प्रयोग बंद हो गया था। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कि कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था।
ठीक है? इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों के चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है? अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है? राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों के में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल हैं। कभी-कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविका को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ऐसा बताया गया है कि मिस्र में सिर्फ पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो मिस्र में ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा धन दौलत शवों के साथ दफना दी जाती थी। उनके सारे सामान जो यूज़फुल होते थे, वस्त्र, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर, सब कुछ, और कभी-कभी तो उनके सेवक-सेविकाएँ भी। ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है जो परंपरा है लोगों की वहाँ की, वो लोग फ़ॉलो करते हैं। बट मरने के बाद किसके यूज़ की होते हैं ये तो मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मरने के बाद किसी की भी यूज़ की होती है, लेकिन ये जो परंपरा चली आई है, ये परंपरा है। तो इन परंपरा को लोग फॉलो करते हैं। ठीक है? लेकिन हो सकता है राजा के यूज़ में हो वो सारी चीज़ें, इसीलिए दफ़नाई जाती हों। ऐसे ही कोई यूँ ही दफ़नाता नहीं था पहले के टाइम पे, ऐसा माना गया है। उपयोगी शब्द: नगर, नगरदुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई, ये सारे उपयोगी शब्द हैं। ठीक है? कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, डेट्स: मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगर के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगर का विकास लगभग 2500 साल पहले। ये डेट्स आप याद कर लिया करें, ये इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है? आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए।